चैनल डिपोजिट एरिया। यह 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम आज यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम जो है उसका बेसिक, उसका स्टेटमेंट और उसे कैसे भाग की विधियों में यूज किया जाता है, यहाँ हम इस चैप्टर के इस पार्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे EDL बेसिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थ्योरम थी उसका बेसिक क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, हम भाग को बिल्कुल बचपन से करते ही आए हैं। भाग करना हम 5th 6th क्लास में सीख गए थे, वहां से हम भाग को करते आ रहे हैं। उसी भाग की एक छोटी सी बारीकी को वैज्ञानिक यूक्लिड ने पकड़ा और उस चीज को लेकर, उस छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर आपका लेसन डिजाइन किया और कई जगह इनका यूज बताया कि किस प्रकार से भाग की क्रियाओं में एलसीएम एचसीएफ के अंदर इस भाग की प्रक्रिया का यूज किया जाता है। जैसे हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं कि मान लीजिए आपने 3 का भाग 7 में दिया। 3 का भाग जब हम 7 में देते हैं, एक छोटे सी भाग की प्रक्रिया है, 3 दूना 6, बचा यहाँ पर 1। अगर हम 3 का भाग एक संख्या वो ले लेते हैं 8। 3 का भाग 8 में लगाया तो 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, बचेगा हमारे पास 2। फिर हम 3 का भाग 9 में लगाते हैं, 3 तिया 9, बचा हमारे पास 0। यहाँ पर एक 7 में 8 में 9 में हम 3 का भाग 6 में भी लगा लेते हैं। 3 का भाग हमने 6 में लगाया, 3 दूना 6, बचा हमारे पास यहाँ पर 0। जब 3 का भाग 6 में लगाते हैं तो 0 बचता है, 3 का भाग 7 में लगाते हैं तो 1 बचता है, 3 का भाग 8 में लगाते हैं तो 2 बचता है और 3 का भाग 9 में लगाते हैं तो अगेन हमारे पास 0 बचता है। कुल मिला के ये जो 0 बचता है और ये जो 0 बचता है, इसके बाद हम फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। 3 का भाग हम 10 में लगाते हैं। जब 3 का भाग 10 में लगाएंगे तो 3 के 9, बचेगा हमारे पास 1। मतलब ये वाला जो 0 1 2, इसके बाद वापस आपका 0 1 और जब आप 11 में लगाएंगे तो वापस से 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर निकल के आती है कि यहाँ पर हमने 3 का भाग 6 में लगाया तो 0 बचा, 3 का भाग 7 में लगाया तो 1 बचा, 3 का भाग 8 में लगाया तो हमारे पास 2 बचा और 3 का भाग जब 9 में लगाया तो 0 बचा और 3 का भाग हमने 10 में लगाया तो 1 बचा। मतलब एक बार आपका 0 बचता है, एक बार आपका रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर लिख रहा हूँ मैं, एक बार 0 बचता है, फिर 1 बचता है, फिर 2 बचता है और अगेन यहाँ पर 0 बचता है, फिर 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा। कुल मिलाकर यह प्रक्रिया हमारी रिपीट होना चालू हो जाती है। यह प्रक्रिया रिपीट होना चालू हो जाती है, मतलब रिमाइंडर हमारा एक बार 0 आएगा, एक बार 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर एक बार आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। कुल मिला के हमें 3 रिमाइंडर यहाँ पर अधिकतम मिलते हैं। एक 0 मिल सकता है, एक 1 मिल सकता है, एक 2 मिल सकता है। 2 के बाद वापस रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है। यही बात यूक्लिड का बेस थी। इसी बात को यूक्लिड ने पकड़ा और इसे पकड़कर उनने जो स्टेटमेंट दिया, अपनी थ्योरम दी और उसका यूज बताया कि किस प्रकार से आप उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनली बात निकल कर आई वो ये आई कि हम जब किसी संख्या, मान लीजिए वो संख्या 3 थी, हम भाग 4 से भी लगा सकते हैं, 5 से भी लगा सकते हैं, 6 से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने एक एग्जांपल सेट करने के लिए भाग लगाया 3 से। जब हमने यहाँ पर 3 से भाग लगाया तो हमारे पास जो शेषफल प्राप्त हुआ, जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ, वो 0 1 और 2 प्राप्त हुआ। 0 1 और 2 ये कुल मिला के कितने टाइप के रिमाइंडर है देखा जाए तो ये कुल मिला के 3 टाइप के रिमाइंडर है। 3 टाइप के रिमाइंडर हमें यहाँ पर मिले। 3 टाइप से हमें शेषफल मिलते हैं, एक 0 मिलता है, एक 1 मिलता है और एक 2 मिलता है। फिर यहाँ 0 1 और 2 ये रिपीट होते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये निकल कर आती है कि जब जिस भी संख्या का हम भाग लगाते हैं, जो भी हमारा भाजक होगा, इसे हम कहते हैं भाजक। जिस भी भाजक का हम भाग लगाते हैं किसी संख्या में, उस भाजक के टाइप हमें रिमाइंडर में मिलते हैं, उतने ही टाइप के रिमाइंडर हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम यहाँ पर 4 से भाग लगाएंगे तो हमें 4 टाइप के रिमाइंडर देखने को मिलेंगे। यदि आप 4 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर 3 की जगह 4 रखेंगे और किसी भी संख्या के अंदर जब भाग लगाएंगे तो अधिकतम हमें रिमाइंडर की संख्या 4 प्राप्त होगी। 4 में 0 1 2 और 3 हो जाएगा। तो चलिए इसे थोड़ा सा क्लियर करके हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जिसके बारे में यूक्लिड ने यहाँ पर बात की है। यूक्लिड ने
3 का भाग जब हम किसी संख्या में लगाते हैं, मान लीजिए हमने 7 ली थी और यहाँ पर हम 3 दूना 6 बचा हमारे पास एक रिमाइंडर। तो 3 का भाग अभी हमने देखा कि जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में लगाते हैं, जब धनात्मक पूर्णांक में हम 3 का भाग लगाएंगे, 3 यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया, आप 3 से 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी किसी संख्या का हम भाग लगाएंगे तो उतने ही रिमाइंडर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रिमाइंडर का मतलब होता है हिंदी में शेषफल। जितनी हमारी संख्या होगी उतने ही यहाँ पर शेषफल देखने को मिलेंगे। और यही बात हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम का बेस है। इसको हम अगर कहें, मान लीजिए, तो हमें रिमाइंडर आए जब 3 से हमने भाग लगाया, 3 से भाग जब लगाया तो क्या परिस्थितियां बनी? एक परिस्थिति बनी 0 की, एक परिस्थिति बनी 1 की और एक परिस्थिति बनी हमारे पास 2 की। 3 से भाग देने पर हमें जो शेषफल प्राप्त हुआ उसकी बात में कर रहा हूँ। शेषफल हमें आए, 2 आया, 1 आया और 0 आया। कुल मिलाकर 3 टाइप के शेषफल हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर मतलब रिमाइंडर, आर की वैल्यू 0 हो सकती है, आर की वैल्यू 0 हो सकती है, आर की वैल्यू 1 भी हो सकती है, आर की वैल्यू 2 भी हो सकती है, लेकिन आर की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे ही हम 3 की तरफ बढ़ते हैं, 3 रिमाइंडर लाने की तरफ बढ़ते हैं, वापस रिमाइंडर हमारा 0 ही रिपीट हो जाता है। तो रिमाइंडर की अधिकतम संख्या यहाँ पर 3 है, 0, 1 और 2। तो यहाँ से एक बात ये निकल के आती है कि जो आर है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। मतलब हमने यहाँ r को इक्वल टू 0 में रखा है। r की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि 0 से बड़ी मतलब 1 और 2। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू है 3 से छोटी। मतलब r की जो वैल्यू है, r का जो मान आएगा जब हम 3 से भाग लगाएंगे किसी भी संख्या में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 7 मिला, जिस भी किसी संख्या में 3 का भाग लगाएंगे उस समय आपको ये इस फॉर्मेट में आपको रिमाइंडर देखने को मिलेगा, या तो वो 0 होगा या वो 3 से छोटा होगा। तो यहाँ बात ये क्लियर होकर आती है कि यह जो संख्या है इसे हम कहते हैं भाजक। जो भाजक होता है उसके ऊपर रिमाइंडर डिपेंड करते हैं कि रिमाइंडर कितने आएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने ये सीखा भाग की प्रक्रिया में कि जो भाजक होता है वह तय करता है कि शेषफल कितने आ सकते हैं, कितने प्रकार के शेषफल हमें प्राप्त हो सकते हैं। जब यहाँ पर 3 था भाजक तो हमें शेषफल जो प्राप्त हुए वो 0, 1 और 2 प्राप्त हुए, मतलब 3 प्रकार के शेषफल हमें मिले। जब हमारा भाजक, मान लीजिए ये तो आपका हुआ 3 से भाग गया, अगर मैं 4 से भाग लगाता हूँ, 4 से अगर हम किसी भी संख्या में धनात्मक पूर्णांक के अंदर भाग लगाएंगे तो हमें r की वैल्यू 0 प्राप्त होगी, r की वैल्यू 1 प्राप्त होगी, r की वैल्यू 2 प्राप्त होगी और r की वैल्यू 3 प्राप्त होगी। जैसे हम r बराबर 4 की तरफ जाएंगे हमें वापस से 0 मिल जाएगा। उसका मेन कारण ये है कि जब यहाँ पर हम 3 से भाग लगाते हैं, जैसे ही कोई संख्या यहाँ पर 3 आती है तो 3 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। जब हम 4 से लगाएंगे यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 4 रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जब हम 4 से भाग पूरा भाग चला ही जाएगा तो फिर से अगेन हम एक बार भाग लगा देंगे। तो संभावना यही बनती है कि वो 4 से छोटी ही संख्या हमें प्राप्त होगी, 3 से छोटी ही संख्या प्राप्त होगी। मतलब जो हमारा भाजक है उस भाजक के टाइप से उतने प्रकार से हमें शेषफल प्राप्त होगा और उससे छोटे शेषफल हमेशा हमें प्राप्त होंगे। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का बेस है। आपको मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, इसी बेस के ऊपर ये लेसन डिजाइन किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर अभी हमने भाग लगाया था 3 का भाग लगाया 7 में और 3 दूना 6 और यहाँ पर 1 बचता है। अब हमें इसे एक फार्मूले के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये हमारा जो है भाजक कहलाता है, ये हमारा 3 जो है ये इसे हिंदी में हम भाजक कहते हैं। ये 2 है, ये हमारा भागफल है और ये जो 1 है इसे हम शेषफल कहते हैं और ये जो 7 है इसे हम भाज्य कहते हैं। तो इन चारों को अलग अलग नाम से पहचानना हमें आना चाहिए। यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तो इसे हम भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं, जो हमें आंसर के रूप में मिलता है उसे हम भागफल कहते हैं और जो हमें शेष
फल शेष बचता है हमारे पास भाग देने के बाद, उसे शेषफल कहते हैं। भाग इसके अंदर अब नहीं जाएगा क्योंकि ये 3 जो है उससे छोटी संख्या यहाँ पर अगर मिल गई शेषफल में तो यहाँ पर भाग की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। यदि यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो, अगर डिजिट है तो भी आप भाग लगाते जाएंगे, लास्ट में यही सिचुएशन हमारे पास निर्मित होगी। तो अगर इसे हम एक फार्मूले के रूप में देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं कि देखते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 7 बराबर 3 गुणित 2 धन 1, इस प्रकार से लिखा जाता है। मैं आपको धीरे धीरे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के बेस की तरफ ही लेकर जा रहा हूं, उनके फार्मूले की तरफ हम पहुंच रहे हैं। उससे पहले ये सब चीजें हमें समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मैथमेटिक्स पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आधारित है। अगर हम ये छोटी सी बारीकी नहीं समझेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे तो शायद वो क्वेश्चन आंसर हमें एक दिन तो समझ में आ जाएंगे लेकिन 2 दिन बाद वापस हम उससे भूल भी जाएंगे। तो हमें तब तक बेस समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा इस लेसन का, तब तक हम ज़्यादा समय तक याद नहीं रख सकते इसे, और याद रखना भी नहीं चाहिए, हमें समझना ही होगा। हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणित 2 धन 1, 3 दूना 6, अगर इसे सॉल्व करें तो 3 दूना 6 धन 1, मतलब ये आपका हो गया 7। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को यहाँ पर लिखा जा सकता है भाग वाली प्रोसेस से। अगर मैं इसे इस फार्मूले के हिसाब से बनाऊं तो इनको जो नाम दिया है, जो 7 है ये हमारा भाज्य है, हमने यहाँ पर लिख दिया भाज्य। भाज्य बराबर 3 जो है उसे हम लिखते हैं भाजक, ये लिख दिया मैंने भाजक, और यहाँ पर गुणित 2 जो है आपका भागफल है, इसे हमने लिख दिया भागफल, धन 1 जो है हमारा शेषफल है। तो इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को जिसका हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, जो भागफल आता है और जो शेषफल बचता है, उन सबको मिला के इस प्रकार के फार्मूले के रूप में हम लिख सकते हैं। पहले आप इसे पढ़ चुके होंगे लेकिन इसी फार्मूले का यूज यूक्लिड ने यहाँ पर किया है, बार बार किया है और सारे सवालों में किया है, एचसीएफ एलसीएम सबके अंदर किया है। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि इस फार्मूले में भाजक किधर है, भाज्य किधर है, भाज्य यहाँ पर है, भाज्य के बराबर में भाजक और भागफल, मतलब भाजक का गुणा जब भागफल से कर लेते हैं उसके बाद शेषफल को उसमें जोड़ देते हैं तो हमें पुनः भाज्य प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपने भाग करने में कहीं ना कहीं कुछ गलती की है, अदरवाइज ये बिल्कुल इक्वल ही आना चाहिए। तो चलिए, ये इसका जो एक फॉर्मेट हो गया, एक फार्मूला हो गया, इस हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, अगर हम इसे और अदर टाइप से लिखना चाहें, नंबर 1 तो आपने इसको ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं, और इसको हम दूसरे टाइप से लिखना चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं, और इसको सेकंड टाइप से लिखने का एक तरीका यह हो सकता है, हम इसे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यदि भाग को भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2 सही 1/3, इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7/3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको और भी अलग टाइप से लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2 + 1/3, ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं। ये वेरिएशन है भाग के, आपको सारे वेरिएशन समझना चाहिए कि हम भाग को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भाग को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 2 से 1/3 बराबर 7/3। इसको जब सॉल्व किया जाता है तो ऐसे सॉल्व किया जाता है, 3 का गुणा 2 में 3 गुणित 2 धन 1, 3 गुणित 2 धन 1, जो मैंने यहाँ पर लिखा था वही यहाँ पर भी फ्रैक्शन के अंदर आ चुका है। यही चीज फ्रैक्शन के अंदर है, 3 गुणित 2 धन 1, 3 का 2 में गुणा करते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं, लिखो। लेकिन इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, 3 जिसे पढ़ा जाता है 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 पढ़ा जाता है। जब इसे सॉल्व किया जाता है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 दूना 6, 1 जोड़ेंगे 7, 3 दूना 6 + 1 7, ये आपका 7 आ चुका है और इसके बटे में आपके पास 3 बच रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 7/3। इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऊपर वाला जो है आप इस फार्मूले में लिखेंगे और नीचे वाला वैसा का वैसा आपका जो है हर आ जाएगा। तो 3 दूना 6 और 1 7/3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड आप इसको 2 + 1/3 के रूप में भी, भिन्न के रूप में अगर लिखने को कहा जाए तो भिन्न के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका 2 जो है एक कंप्लीट नंबर है जो कि बाहर आ गया, और 1/3 जो है आपकी भिन्न है जो कि इसके प्लस में है। जनरली देखने में ऐसा लगता नहीं है कि 2
2 से 1/3 के अंदर 2 अलग है और 1/3 अलग है, लेकिन ये अलग अलग है। 2 यहाँ पर कंप्लीट डिजिट है और 1/3 एक भिन्न के रूप में संख्या यहाँ पर हमारे पास है, लेकिन हम इसे मिक्स रूप में ऐसा लिखते हैं। तो ये भाग के आपने वेरिएशन देखेंगे, इसी प्रकार से हम भाग की संख्याओं को लिख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा बेस होता है, इस बेस के ऊपर हमारा लेसन बना हुआ है। हम आगे अब लेसन के मेन पार्ट की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो ईडीएल प्रमेयिका है, जो ईडीएल प्रमेयिका है वो क्या कहती है? 2 धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पर आपको पूछा जाता है कभी कभी कि जो ईडीएल थ्योरम है उसे लिखिए, उसकी प्रमेयिका क्या है। तो हमें उसकी प्रमेयिका लिखते समय इससे ज्यादा शब्द और इससे कम शब्द एक भी नहीं लिखना है। ईडीएल प्रमेयिका क्या है? तो 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी यहाँ पर दिया है पूर्णांक। अब आपको उन्होंने उसका नेमिनेस्ट कर दिया, उसका नाम दे दिया। यहाँ पर ए और बी की बात चल रही है। जैसा हमने 3 और 7 लिया था, वैसा यहाँ पर ए और बी के रूप में ये लिखा जाएगा। दिए रहने पर ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, उसको ये जो है सेटिस्फाई कंडीशन करती है। तो यहाँ पर इनका कहने का अर्थ है, यदि आपको थ्योरम लिखने को आ जाए तो इतना आपको थ्योरम में लिखना है। मैं इसकी डिटेल आपको दिखा देता हूँ क्या है। यहाँ पर इसकी डिटेल ये है कि A बटे B मतलब A में हम B का भाग लगा रहे हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल यहाँ पर 7 में लेके चल रहा हूँ। 3/7 था तो हमने 3 का भाग 7 में दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ A बटे B है, मतलब B कोई संख्या है, उसका भाग हम A में दे रहे हैं, लेकिन वो कैसी संख्या है? धनात्मक पूर्णांक है। A और B हमारे पास जो है वो धनात्मक है। A और B हमारे पास जो है वो धनात्मक है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए कि A और B धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। और इस स्थिति में जब हम B का भाग A में लगाएंगे तब हमें A बराबर BQ प्लस R प्राप्त होगा। A बराबर BQ R प्राप्त होगा। और कैसे प्राप्त होगा? अभी हमने देखा था कि 3 का भाग 7 में लगाया, 3 दूना 6, बचा हमारे पास 1। हमने इसको लिखा था कि 7 बराबर 3 गुणे 2 धन 1, इस प्रकार से लिखा था। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से थोड़ा सा आपको B यहाँ पर A, यहाँ पर आपको जो भागफल प्राप्त होगा उसे कहा गया है Q, और यहाँ पर भाग की प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको प्राप्त होगा रिमाइंडर। तो हमने इसको ऐसा लिखा था, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा है ये भाज्य हो गया, ये हमारा हो गया है भाजक, यह हो गया हमारा भागफल और यह हमारा शेषफल। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R। और एक कंडीशन इसके साथ अप्लाई कर दी कि 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, मतलब R की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर और उससे बड़ी होगी। 0 के बराबर, यहाँ पर जो निशान है ये वाला और ये वाला, इन दोनों निशान का मीनिंग ये है कि पहले तो ये बराबर है, पहले ये बराबर है और यहाँ पर ये छोटा है। ये दोनों निशान साथ में चल रहे हैं, मतलब 0 बराबर R के हो सकती है। अभी हमने देखा था 3 का भाग लगाया था किसी भी संख्या के अंदर, तो हमें रिमाइंडर के अंदर 3 वेरिएशन मिले थे, एक 0 मिला था, एक 1 मिला था और एक 2 मिला था। कुल मिला के जो R की वैल्यू थी वह जो है B से छोटी थी और 0 से बड़ी थी और 0 के बराबर थी। इस प्रकार से अभी हम समझ चुके हैं, यह हमने देखा था, एनालिसिस करके भाग लगा के देखा था। हमने इनकी बात पे विश्वास नहीं किया, हमने खुद भाग लगा के देखा कि क्या ऐसे वेरिएशन हमें मिलते हैं। तो बिल्कुल यही वेरिएशन हमें भी देखने को मिले कि R की जो वैल्यू है वो B से छोटी है और 0 के बराबर या 0 से बड़ी हमें प्राप्त हो गई। तो ये हमारी थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, और इस स्टेटमेंट को इस प्रकार से उन्होंने बताने की कोशिश की है, बताया है कि इस प्रकार से आप स्टेटमेंट को लिखिए और यह स्टेटमेंट ऐसे प्रूव हो जाता है कि उन्होंने जो कहा हमने वो देखा करके, तो हमें लगा कि ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। और ये एक जनरल फार्मूला है, लेकिन इसे A बटे B के फॉर्म में लिख दिया गया है। यहाँ पर A जो है आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि A यहाँ पर है भाज्य, यहाँ पर B जो है, अभी इससे पहले हमने यहाँ पर लिखा था ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। में उसी फार्मूले को वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ये हमारा भाजक है, भाजक कौन है? यहाँ पर B है।
क्यू क्या है, अभी हमने पिछले फार्मूले में लिखा था, इसके गुणा में क्यू आता है, क्यू हमारा भागफल है, भागफल, और प्लस में हमारे पास आर चलता है जो कि शेष फल के रूप में प्राप्त होता है। तो यही फार्मूला, लेकिन इसको ए बटे बी की फॉर्म में लिख दिया है हमने, एक 3 का भाग साथ में दिया था उस फॉर्म में लिखा था, और यह एक सामान्य फार्मूला है जो कि हम शुरू से कक्षा 6-5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी फार्मूला का यूज उन्होंने 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है, और बड़ी बड़ी समस्याओं को इस फार्मूले से सॉल्व भी किया है। तो इस प्रकार से हम जो है इस फार्मूले को समझ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका ए बटे बी की फॉर्म में फार्मूला था। अब बात यहां पर आती है आर की, कि आर की वैल्यू हमारे पास 3 कंडीशन होगी। 3 कंडीशन कैसी होगी, आर की वैल्यू या तो 0 होगी, आर की वैल्यू कुछ और होगी। जब 3 होगा तो 3 कंडीशन होगी, 4 होगा तो 4 कंडीशन होगी। जब बी होगी, जब बी से हम भाग लगा रहे हैं तो उसके टाइप हमें बी टाइप प्राप्त होंगे। तो पहली कंडीशन हमारी होगी आर बराबर 0। जब आर बराबर 0 कंडीशन होगी तो ए बराबर हमारा फार्मूला था बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा बी क्यू, क्योंकि आर बराबर आपका हो चुका है 0, तो आपको ए बराबर बी क्यू प्राप्त होगा। यह तब प्राप्त होगा जब हमने ए में बी का भाग लगाया। ए में बी का भाग लगाने के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये अगर है कि ए बराबर बी क्यू है, इसका अर्थ है कि ए में बी का पूरी तरह से भाग चला गया, मतलब आर की जो वैल्यू है वो आपके 0 आ गई है। आर की वैल्यू तब 0 आती है, जैसे मान लीजिए आपने 3 का भाग 6 में लगाया, 3 दूना 6 और ये 0। आर की वैल्यू 0 कब प्राप्त होती है, शेषफल 0 कब आता है, जब 3 से 6 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो a बराबर बी क्यू की कंडीशन हमें ये बताती है कि a में b का पूरी तरह से भाग लग रहा है और भागफल हमें q के रूप में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है ऐसा a बराबर बी क्यू लिखने से या देखने से कि यहाँ पर r बराबर 0 है, मतलब पूर्ण भाग जा रहा है, a में जो है b का पूरा भाग चला जाएगा। और दूसरी स्थिति हमें यहाँ पर जो दिख रही है वो ये हो गई कि r की कोई वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगी। जब r की वैल्यू प्राप्त होगी तो a बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2 प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर को a बराबर बी क्यू लिख सकते हैं और a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार से कहीं लिखा मिल जाए a बराबर बी क्यू, इसका अर्थ है कि वहां पर आपको r की वैल्यू 0 है, वहां पर शेषफल नहीं बच रहा है। ये बिल्कुल नोट डाउन करने वाली बात है कि समीकरण में आपको a बराबर बी क्यू कहीं मिल जाए, इसका मतलब r बराबर 0 है। इसका अर्थ ये है कि a में b का पूरी तरह से भाग जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि गणित के रूप में इसे कैसे लिखा जाए। गणित अभी अपनी ऊंचाइयां ले रहा है, गणित में और भी नए सिंबल आ गए हैं। नया सिंबल ये आ चुका है, इसका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूं मैं। ये सिंबल आया है कि बी, एक बड़ा सा डंडा यहाँ पर, और ए। इसका अर्थ ये हुआ है कि ए में हम बी का भाग लगा रहे हैं, ए में बी का भाग लगा रहे हैं, और यहाँ पर r बराबर 0 है, मतलब शेषफल 0 है। मतलब ये कहने का है कि a में जो b का भाग जा रहा है वो b पूरी तरह से a को डिवाइड कर रहा है, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है। तो हम उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं गणित की भाषा में। कहीं आपको इस प्रकार का सिंबॉलिक रूप में लिखा मिल जाए, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर r की वैल्यू 0 है, मतलब शेषफल नहीं है, और a को जो है b पूरी तरह से भाग दे रहा है। इसके बाद ये तो आपका फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड तरीके में जहां पर r आपको प्राप्त होगा उसको ऐसा लिखा जाता है, b बड़ा क्रॉस का निशान a, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हम a को b से भाग दे रहे हैं, लेकिन हमें जो समीकरण प्राप्त होगी a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में मिलेगी। a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब यहाँ पर जो r है वो आपको कुछ ना कुछ जरूर
मिलेगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में मिलेगा, आर की एक वैल्यू मिलेगी। तो इस प्रकार से ये मैंने थोड़ा सा आपको नोट डाउन करवा दिया है कि ए बड़ा क्रॉस का निशान, बी बड़ा क्रॉस का निशान, ए इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। इसका अर्थ है कि हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा, शेष पर कुछ ना कुछ मिलेगा। बी जो है ए को पूरी तरह से भाग नहीं लगा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नए सिंबल आ चुके हैं, इनका इंट्रोडक्शन आपसे मैंने करवा दिया। तो ये जो है इसका स्टेटमेंट था, हमने देखा आज के पार्ट में इसका बेसिक और इसका स्टेटमेंट दोनों देखे, और दोनों आपको पूछे जाते हैं आपके मैथमेटिक्स में। इस पार्ट के अंदर इसका दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आज का जो लेक्चर है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लेक्चर था। ये बेसिक लेक्चर है एकदम से, आप इसे आप डायरेक्ट सोचेंगे कि हमने एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से पहले अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से देखा, इसको समझ लिया, तो आपको अब आपके जो प्रश्नावली आप करने जाएंगे उसके अंदर आपको बिल्कुल आसानी होगी। फटाफट आप उन क्वेश्चनों को बना लेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवा के इन्हीं बेसिक के ऊपर बताऊंगा। तो चलिए, ये आज आपका ये पार्ट समाप्त होता है। आप मेरे साथ यदि नए जुड़े हैं, चैनल के साथ नए जुड़े हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आपको पूरा मैथमेटिक्स बिल्कुल लाइन टू लाइन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, और बिल्कुल बेसिक के साथ में हम चलेंगे। छोटी छोटी बातों को भी हम साथ में रखेंगे, चाहे आपको क्यों ना मैथ्स की वो चीज़ें आती हो, लेकिन मैं उसे आपको रिवाइज करवाऊंगा ताकि आपका मैथमेटिक्स और मजबूत हो सके।